पहले 100 दिन ये रोजगार देते थे मनरेगा में और इन्होंने 125 दिन कर दिया। तो खाली नाम थोड़ी ना बदला है, उन्होंने तो काम भी बढ़ाया है। 100 से आप 125 बढ़ा तो दिए हैं, जो दिखने में अच्छा लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, लेकिन असल में व्यावहारिक जमीन पे ये उतरने वाला है नहीं, क्योंकि 50 से 55 पहले मिल रहे थे। मतलब पहले मजदूरों को ये अधिकार था कि वो काम मांग सकते हैं। अब सरकार के पास ये एहसान है कि ले भाई इतने दिनों का हम काम दे देते हैं तुम, मतलब अधिकार को एहसान बनाया गया है। नाम पे विरोध ज्यादा हुआ है कि महात्मा गांधी का नाम इन्होंने हटा दिया है। क्या मजदूरों के हक को इन्होंने रिलीजियस कर दिया, कम्युनल चीजों में, धार्मिक नहीं, कम्युनल चीजों में फंसा दिया। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एजेंडा है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, वो यही तो दिखता है ना कि रिलीजियस चीजों में लोग को उलझाए रखो, रिलीजियस नारों में उनका भावनात्मक शोषण करते रहो और उस शोषण में भी वो खुश होंगे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे तो उस समय ये कहा करते थे कि मनरेगा एक भ्रष्ट योजना है, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको खत्म करेंगे। सरकार इतने सालों से खत्म नहीं हुई, बल्कि उसी में बदलाव। भूल गए क्या ये? मनरेगा ने इस सरकार का जितना साथ दिया है, क्योंकि बेरोजगारी में हम रिकॉर्ड छू गए थे, कोविड के बाद भी रोजगार आप दे पाए और ग्रामीण इलाकों में अगर बहुत भयंकर बगावत नहीं हुई तो वो मनरेगा की वजह से, आपको ये मानना पड़ेगा। जो मजदूर संगठन है उनको भी तो सामने आना चाहिए ना। मजदूर कैसे सड़क पर आए? मजदूर की चिंता तो अगले पल के खाने को लेकर है ना, तो आंदोलन कहाँ से करेंगे? एक नाम बदलवाने में 500 से 1000 करोड़ तक का खर्चा आता है। सरकार को पता है कहाँ क्या खर्चा करने से कहाँ कैसा हमको फायदा मिल जाएगा, और जो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है वो ऐसे ही थोड़ी बढ़ रहा है। क्या लगता है गांधी जी नोटों पर से कब हटेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य। आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। नो द न्यूज के नए एपिसोड में वो न्यूज जो देखना चाहिए, जिसे जानना चाहिए, जिसे समझना चाहिए, वो बताने समझाने के लिए आ चुके हैं नीरज झा, साथी पत्रकार और हमारे एडिटर। सर, अभी तो हम लोग बात करने वाले हैं मनरेगा पे, महात्मा गांधी नरेगा, और कैसे उसमें बदलाव हुआ। पहले तो एक भ्रम ही था कि पूज्य बापू होगा, तब विरोध थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो जी राम जी हो चुका है। विपक्ष कह रहा है कि खाली नाम बदल दिए, खाली नाम बदल दिए, हमारा ही काम है। लेकिन आप देखिए, खाली नाम थोड़ी ना बदले, काम भी तो बदला है ना। 100 दिन ये रोजगार देते थे नरेगा मनरेगा में और इन्होंने 125 दिन कर दिया। तो 25 दिन जो बढ़ाया है उससे तो फायदा ही है ना। तो खाली नाम थोड़ी ना बदला है, उन्होंने तो काम भी बढ़ाया है। बेशक फायदा है, लेकिन फायदा किसका है वो समझना बहुत ज़रूरी है। 100 से 125 दिन बढ़ा दिए गए। प्राइमा फेशिया देखें तो लगता है कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त कदम है। पहले 100 दिन मिल रहा था, अब 125 मिल रहा है। पूरा नरेगा का डाटा अगर हम एनालाइज करें निवेदिता, तो पता पड़ता है कि 100 दिनों की जो गारंटी थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। ऑन एन एवरेज 50 से 55 दिनों का काम मिल पा रहा था। इसका मतलब 100 से आप 125 बढ़ा तो दिए हैं, जो दिखने में अच्छा लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, लेकिन असल में व्यावहारिक ज़मीन पे ये उतरने वाला है नहीं, क्योंकि 50 से 55 पहले मिल रहे थे। अब भी उतने मिलेंगे, उससे थोड़े से ज़्यादा हो सकता है मिल जाए। लेकिन बाकी जो आपने प्रावधान किए हैं वो ये सुनिश्चित करता है कि जो दिनों की काउंटिंग है वो कम होगी। मतलब जो 50 से 55 दिन औसतन मिल जाता था ग्रामीण आदमियों को काम का, वो भी अब मिलने वाला नहीं है। पहली बात तो ये, तो फायदा तो होगा, और फायदा किसका होगा ये देखने वाली चीज़ है, क्योंकि एक बात तय है, फायदा उन मजदूरों का नहीं होगा जिन मजदूरों के डिमांड के आधार पर नरेगा गारंटी देती थी कि आपकी अगर मांग होगी तो हम आपको रोजगार देंगे। अब तो ये कह दिया गया हम जितनी सप्लाई दे रहे हैं उसके हिसाब से हम रोजगार देंगे। मतलब पहले क्या होता था, मान लीजिए 100 लोग हैं जिन्होंने कही कि भाई हमें रोजगार चाहिए, 100 लोगों का परिवार है, तो उनकी डिमांड के आधार पर रोजगार उनको दिया जाता। अब क्या होगा, बजट में पहले ही कह दिया जाएगा कि भाई इतना एलोकेट कर दिया गया है, 10,000 रुपए एलोकेट किए गए हैं और इसमें आप रोजगार दीजिए। तो 10,000 अगर 50 परिवारों पे खत्म हो जाते हैं 25 दिनों में, तो वो खत्म हो गए। उसके बाद डिमांड का मतलब नहीं है। मतलब पहले मजदूरों को ये अधिकार था कि वो काम मांग सकते हैं। अब सरकार के पास ये एहसान है कि ले भाई इतने दिनों का हम काम दे देते हैं तुमको, मतलब अधिकार को एहसान बनाया गया है। और अधिकार को एहसान बनाने की ये जो कवायद है केवल मनरेगा में नहीं दिख रही है, बल्कि इस सरकार का जितना भी कामकाज है उसमें दरअसल यही होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। इसका मतलब लोगों के पास बहुत से ज्यादा अधिकार हों। अब जब अधिकार हैं उन्हें आप एहसान में बदलेंगे। ये कौन लोग बदलेंगे? जिनका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, लोकतांत्रिक चरित्र में यकीन नहीं होगा। तो यकीन ये मानिए कि जो मौजूदा सरकार है वो दरअसल लोगों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन को कितना डाइल्यूट किया गया ये हम सब लोग देख ही रहे हैं। अच्छा, मनरेगा जो है वो सितंबर 2005 में लॉन्च किया गया जब यूपीए की सरकार थी। राइट टू वर्क,
इस चीज को लगभग वो स्ट्रेंथन कर रही थी। राइट टू एजुकेशन 2009 में लॉन्च किया जाता है या पास किया जाता है, ये भी यूपीए के टाइम में हुआ। ये जो दोनों चीजें हैं, चाहे राइट टू वर्क हो चाहे राइट टू एजुकेशन हो, ये प्रेरणा पाता है कॉन्स्टिट्यूशन के 41वें अनुच्छेद से। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि स्टेट को एंश्योर करना चाहिए कि वो पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन के फील्ड में काम करे। और किन स्थितियों में? जब बेरोजगारी ज्यादा हो तो राइट टू वर्क हो आपके पास, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, काम के अवसर है नहीं, तो राइट टू वर्क है, हमारे पास काम करने का अधिकार है। हम डिमांड कर रहे हैं कि भैया काम नहीं है तो सरकार को काम देना पड़ेगा। ये राइट टू वर्क था जो मनरेगा के थ्रू गारंटेड था। राइट टू एजुकेशन कि तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी सोशल फैब्रिक से आते हो, सोशल सर्कल से आते हो, कम्युनिटी से आते हो, चाहे वो किसी भी फाइनेंशियल क्लास से आते हो, शिक्षा का अधिकार सबके पास होगा। तो ये करना था, ये 2009 में किया गया। ऐसे राइट टू पब्लिक असिस्टेंस की भी बात हमारे संविधान में की गई है कि मान लीजिए कोई बीमार है, कोई दिव्यांग है, तो उसके पास ये अधिकार है कि उसको सार्वजनिक सहायता मिले, असिस्टेंस मिले। ये हमारा संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कह रहा है। मतलब दीज वर नॉट जो हमारे अधिकार थे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन कहा गया कि धीरे धीरे शनै शनै जब देश का विकास होगा और हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, तो स्टेट को चाहिए कि इन तमाम राइट्स को वो खाद पानी दे, इन तमाम राइट्स को वो मजबूत करे। लेकिन इस पर कोई कदम ठोस उठता हुआ नहीं दिख रहा है। यूपीए के काल में आप आलोचक हो सकते हैं सरकारों के, और बहुत सारी चीज़ें आलोचना के काबिल भी हैं, लेकिन यूपीए के काल में ये चीज़ें की गई थी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारा और अनुच्छेद 41 है संविधान का, उसके आधार पर प्रेरित राइट टू एजुकेशन भी, राइट टू वर्क भी, ये देने की कोशिश की गई और अब उसे तोड़ने की, उसे खंडित करने की कोशिश हो रही है। मगर जो विरोध भी हो रहा है, सबसे बड़ा विरोध तो यही होना चाहिए कि मजदूरों के साथ ये तो बेईमानी होगी, मतलब जनता से आप मूल अधिकार छीन करके उनको कर्तव्यों में ढापे पड़े हैं, उस पे होना चाहिए। लेकिन एक और चीज है सर, जो विरोध कर भी रहे हैं वो नाम पे विरोध ज्यादा हुआ है कि महात्मा गांधी का नाम इन्होंने हटा दिया है, जबकि नाम हटाने पे विरोध होना चाहिए। आप महात्मा गांधी, दूसरे देशों में आप जाकर कहते हैं हम गांधी के देश से आए हैं, और अपने ही देश में उनका अस्तित्व मिटाने पे लगे हैं कागजों से। हालांकि अस्तित्व तो आप हटा नहीं सकते गांधी का इस देश से, कागजों से मिटाने पे लगे हुए हैं। तो आखिर शुरू में सरकार की तरफ से ही चीजें फैलती है कि भाई पूज्य बापू हम रख रहे हैं, यानी गांधी जी से ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन फिर अचानक से जी राम जी का जो वो सर्कुलेट करते हैं संसद में कि भाई हम जी राम जी बिल लाने वाले हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो इस तरह से जी राम जी ला करके ये किस तरह का गेम है? क्योंकि अब देखिए ये तो समझ में आ रहा है, जी राम जी का विरोध करो तो लोग कह रहे तुम राम विरोधी हो। तो क्या मजदूरों के हक को इन्होंने क्या कहते हैं कि रिलीजियस कर दिया, धार्मिक चीजों में फंसा दिया है, कम्युनल चीजों में, धार्मिक नहीं कम्युनल चीजों में फंसा दिया है इन्होंने। केवल मजदूरों के हक को क्यों, पूरे लोकतंत्र की जर्नी को या हमारे विकसित होने के क्रम को इन्होंने राम के अंदर फंसा दिया था या राम के नाम की आड़ में छिपा लिया था। 1980 के दौर में राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ था वो इन्हीं चीजों को तो समेटे हुए था। और कब हम रियल इश्यूज पे बात कर पाए? और अब भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एजेंडा है फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, वो यही तो दिखता है ना कि रिलीजियस चीजों में लोग को उलझाए रखो, रिलीजियस नारों में उनका भावनात्मक शोषण करते रहो, और उस शोषण में भी वो खुश होंगे कि भाई हमारा जो है अपीजमेंट उनका होता रहेगा रिलीजियस। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का चरित्र है एक तरीके से। इस बार भी ऐसा करने की कोशिश की गई। आपने कहा कि नाम पे बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, नाम पे बवाल तो हो ही रहा है, और राजनीतिक मामला भी आप इसे देखें या नियत का मामला भी, तो विरोध किया भी जाना चाहिए। लेकिन आज ही मैं एक कॉलम देख रहा था जो कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, द हिंदू में शायद ये स्तंभ छपा है, जिसमें उन्होंने मनरेगा को सिलसिलेवार ढंग से समझाया कि कैसे सरकार इसे तोड़ रही है, क्या क्या पहले वाले एक्ट में चीजें थी और क्या क्या जी राम जी की जो नया एक्ट आया है इसमें नहीं है। वी जी राम जी, ये पूरा विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी है ना, ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय आजीविका करके योजना पूरी है, और रोजगार एंड मिशन कुछ ऐसा है, जी राम जी। एक चीज की आपको दाद देनी पड़ेगी, जो अब्रीविएशंस होते हैं ना, उसको फॉर्म करने वाले जो तुकबंदी वाले लोग हैं, ये काफी भरे पड़े हैं पीएमओ के अंदर शायद, जो नए नए नाम लाते हैं। बड़ा अच्छा लगा जी राम जी की। दरअसल हुआ क्या है, मनरेगा का आपने जी राम जी का कर दिया है। मैं हरियाणा में पला बढ़ा हूँ, हरियाणा में मेरी शिक्षा हुई है, अजय इसका तो जी राम जी का हो गया। मतलब जब विदाई होती है ना, कोई जा रहा होता है, अच्छा जी जयराम जी की, तो मनरेगा का या मजदूरों के अधिकार को जयराम जी का बोल दिया गया है इस नए कानून के तहत। अब नाम बदलने वाली जो चीज है, महात्मा गांधी, आप किसी योजना में उनका नाम रखिए मत रखिए,
उनकी मूर्ति कहीं पे लगाइए मत लगाइए। जिस इंडिया को मैं जानता हूं, जिस इंडिया को आप जानती हैं, जिस इंडिया में हम तमाम लोग रह रहे हैं, वो इंडिया दरअसल गांधीयन सिद्धांतों पे बना हुआ है। तो गांधी इस इंडिया के आइडिया के कण कण में व्याप्त हैं, आपको ये मानना ही पड़ेगा। क्योंकि गांधी, अब जैसे धर्म की बात अगर हम करें तो ये देश धार्मिक है, आस्थावान देश है। गांधी कहीं भी आस्था का अपमान करते हुए नहीं दिखते हैं, आस्था के विरोध में खड़े नहीं दिखते हैं। हद दर्जे के धार्मिक आदमी है, जिसके कारण कई बार जो नास्तिक धड़ा है वो उनकी आलोचना भी करते हुए दिखता है। हद दर्जे के धार्मिक है। अब धार्मिक आदमी अमूमन शोषक प्रवृत्ति का होता है, चाहे वो दलितों का शोषण हो, चाहे वो महिलाओं का शोषण हो, क्योंकि वो खाद पानी पा रहा है मनुस्मृति से। गांधी किसी भी स्तर पर शोषक नहीं दिखते हैं। उन्होंने तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में कहा कि उन्हीं शादियों में जाऊंगा जिसमें एक पक्ष दलित का होगा। महिलाओं के अधिकार के लिए लगातार आवाज बुलंद करते रहे। सो गांधी जो है ना, हर धड़े को सेटिस्फाई करने वाले व्यक्ति हैं। और गांधी के जो सिद्धांत हैं, चाहे वो अहिंसा का हो, चाहे वो प्रेम का हो, ये सिद्धांत ही सर्वव्याप्त है हमारे आइडिया ऑफ इंडिया में। जब मॉब लिंचिंग बढ़ी इस सरकार के राज में, जब गौ रक्षा के नाम पर हत्याओं को जायज ठहराया जाने लगा भीड़ के द्वारा, तो नरेंद्र मोदी स्टेज से कहते हैं, मुझे याद है कि जब भी इस तरीके से किसी की हत्या होती है तो मैं बड़ा कमज़ोर फील करता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। ये बात नरेंद्र मोदी नहीं बोली ना, ये गांधीवाद है। जो गांधी इस देश के आइडिया में व्याप्त है, आप उसे मिटा ही नहीं सकते। आप नाम रखिए चाहे नाम मत रखिए। बाबरी मस्जिद जब ढहाया गया तो जिन फोर्सेस ने इसे ढहाया, हम जानते थे कौन से फोर्सेस हैं इसके पीछे। अटल बिहारी वाजपेयी बाबरी ढहाने के बाद कहते हैं ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अरे आप ही का भाषण था वो, जिस भाषण में आप कहते हैं कि पत्थर निकल आए हैं, नुकीली जमीन है, इसे समतल करना होगा। क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखें, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को भी उसे काला दिन कहना पड़ा। दिल्ली में नरसंहार होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जाके पहले उकसाते हैं, भड़काते हैं, वापस दिल्ली लौट आते हैं। और जब दिल्ली में नरसंहार होता है उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं ये मेरे लिए बड़ा अफसोसजनक दिन है। तो ये गांधीवाद है जो आइडिया ऑफ इंडिया के कण कण में व्याप्त है, आप हटा ही नहीं सकते। हटाने की कोशिश गांधी के जंतर को हो रही है। गांधी का वो जंतर जो हम एनसीईआरटी के किताबों में पहले पन्ने पे पढ़ते थे, और मुझे यकीन है आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, जिसमें लिखा रहता था कि मैं तुमको एक जंतर देता हूँ, जब भी तुम कोई फैसला लो या नई नीति बनाओ, नई योजना बनाओ, इस तरह का कुछ सार इसको समझें, तो उस व्यक्ति के बारे में जरूर सोचो, हाशिए के उस व्यक्ति के बारे में जिसके सामने तुम कभी आए हो या जिसे तुमने देखा सुना हो, कि तुम्हारा ये फैसला, तुम्हारी ये योजना, तुम्हारी ये नीति उस अंतिम से अंतिम स्तर पर खड़े व्यक्ति के जीवन में क्या सुखद बदलाव ला सकता है। ये जंतर गांधी का है। इस जंतर को मिटाने की कोशिश हो रही है, ये ज्यादा अफसोसजनक है। आप गांधी का नाम रखिए लेकिन आप उस जंतर को भूल जाइए तो दिक्कत है। सो गांधी का नाम हटाया, ये तो इनकी नीयत का मामला है ही कि कौन गोडसेवादी हैं, कौन गांधीवादी हैं, ये पता पड़ता है। मेजर समस्या निवेदिता ये है कि गांधी जी के जंतर को हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मनरेगा गांधी जी के उस जंतर को ही मजबूत कर रहा था, जो कह रहा था चाहे आप किसी भी एरिया से हैं, अगर आप गाँवों में रहते हैं, अगर आप कहते हैं कि भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हमको काम करना है, तो सरकार को काम देना पड़ेगा। ये गांधी जी का जंतर था ना, कि हाशिए पे खड़े व्यक्ति की आवाज आपको सुननी होगी। अच्छा, क्योंकि अभी ये क्लिप काट के चलाने का दौर है और लोग 8 सेकंड का आलू का सोना ना कर दे, इसलिए मुझे लग रहा है एक चीज क्लियर करनी चाहिए। जो हम लोग जब बात कर रहे थे जीराम जी की, तो कुछ लोग होते हैं जो पूरी वीडियो छोड़ कर कहेंगे बताओ दो पत्रकार जीराम जी चर्चा करो, पर राम वाला फुल फॉर्म पे अटक गए। तो ऐसा नहीं है, रोजगार आजीविका मिशन है, वो तो बातचीत में चलता है, हाँ वो जो योजना है। सर क्लियर करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, कोशिश भी की थी। खैर, तो मनरेगा पे हम आते हैं सर वापस, कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे, मोदी लहर जब चलाए हुए थे, तो उस समय ये कहा करते थे कि मनरेगा एक भ्रष्ट योजना है, हमारी सरकार आएगी तो हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, सरकार इतने सालों से खत्म नहीं हुई, बल्कि उसी में बदलाव, नाम बदल करके अपना करके चला रहे हैं। कारण पूछा गया था उनसे, उनके पहले ही कार्यकाल में उन्होंने संसद में बोला कि ये क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार का नमूना है, तो मैं इसको भारत की जनता के सामने रखना चाहता हूं, इसीलिए मैं इसको बंद नहीं कर रहा। अब ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज था ये, साफ साफ, क्योंकि आप तो भ्रष्टाचार विरोधी है ना, तो आप नमूना पेश करने के लिए भ्रष्टाचार को भूल जाएंगे। भूल गए क्या? ये डायलॉग बाजी बहुत जरूरी होती है। फिल्मों को सुपरहिट और सुपर फ्लॉप बनाने में डायलॉग्स का बड़ा योगदान होता है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डायलॉग के विधा में मेरे हिसाब से बड़े निपुण व्यक्ति हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये नरेंद्र मोदी भी जानते होंगे और पूरी सरकार जानती होगी कि मनरेगा ने इस सरकार का जितना साथ दिया है, क्योंकि बेरोजगारी में हम रिकॉर्ड छू गए थे और बल्कि लगातार छूते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है,
ऐसे में भी कम से कम बिल्कुल ग्रामीण अंचल में रोजगार अगर मिल पाया तो मनरेगा की वजह से, कोविड के बाद भी रोजगार आप दे पाए और ग्रामीण इलाकों में अगर बहुत भयंकर बगावत नहीं हुई तो वो मनरेगा की वजह से, आपको ये मानना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी भी ये बात जानते ही थे, इसीलिए उन्होंने मनरेगा को जारी रखा कि भैया कम से कम इन लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, जिनको औरों को देना उनको तो हम दे नहीं पा रहे हैं, इनको तो मिलता रहे। लेकिन ठीक है, डायलॉगबाजी भी करनी है ताकि कांग्रेस के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल सके, और बोलना भी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये कांग्रेस है, तो एक दूसरे पर राजनीतिक टिप्पणियां तो जरूरी हैं, की जानी चाहिए, लेकिन मामला वही नीयत का बैठ जाता है। अब जब आपने विकसित भारत और राम जी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण लॉन्च कर दिया है, तो आपने कौन से भ्रष्टाचार के नमूने को दबा दिया और क्या आपने जारी रखा है, ये थोड़ा सा दर्शक समझें। पहले किसी भी अंचल में, किसी भी ग्रामीण इलाके में अगर लोगों को लगता था कि भाई हमारे पास रोजगार नहीं है, वो डिमांड करते थे, तो डिमांड ड्रिवन काम उनको मिलता था। अब क्या होगा, सरकार एक बजट एलोकेट करेगी, उस बजट के हिसाब से उनको काम मिलेगा। पहले अगर बजट एक्सीड कर जाता था, मतलब काम ज्यादा आपको देना पड़ रहा है, तो जो केंद्र सरकार है उसको ज्यादा पैसा देना पड़ता। अब केंद्र सरकार जो बजट तय कर देगी उस बजट के अंदर ही काम होगा, बजट खत्म तो काम खत्म। अब भैया अगले साल आना, तब जयराम जी की आपको बोला जाएगा, जी राम जी के जरिए ये काम किया गया है। एक और मुख्य चीज है इसमें, जैसा मैंने बोला, पहले किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से डिमांड ड्रिवन काम दिया जा सकता था, अब केवल उन्हीं क्षेत्रों में ये 125 दिन का जो काम वाली बात है ये प्रभावी होगी जिनको गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है, जो नोटिफाइड होंगे, अधिसूचित क्षेत्र होंगे। तो ये जो अधिसूचना होगी किन गांवों को मिलेगी, किन गांवों को नहीं मिलेगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि डबल इंजन सरकार वाला नारा या वाले फ्रेज हमने इसी सरकार के दौर में चुना, तो क्या कोई ऐसी विधानसभा जो विपक्षी दलों के पास है, जहां का विधायक विपक्षी दल का है, वहां के ग्राम को आप अधिसूचित करेंगे? तो एक शंका तो ये भी पैदा होती है। दूसरा, पहले केंद्र सरकार वहन करती थी इसका पूरा खर्चा, अब आपने राज्यों पे डाल दिया 40%। मतलब जो काम देने का मामला है वो कंट्रोल रहेगा केंद्र के पास, और जो पैसा देने का मामला है वो आपने दे दिया राज्य सरकारों को कि भैया पैसा तुमको देना है 40%, 60% हम देंगे। पहले मजदूरी का 100% केंद्र सरकार दिया करती थी। तो अब क्या होगा, जो गरीब राज्य हैं उनके पास उतना बजट नहीं होगा, वो नहीं देंगे काम। इसका मतलब बिहार, उड़ीसा, आप और जो गरीब राज्य हैं, बिहार उड़ीसा मैंने खासतौर पे इसलिए लिया क्योंकि ये गरीब राज्यों की सूची में आते हैं, झारखंड हो गया, यहाँ पे तो गरीबों के साथ बहुत जबरदस्त हकमारी होगी। मतलब उस बिहार में जहां 10-10 हजार रुपए देकर आप पे वोट खरीदने का आरोप लगाया महिलाओं के खाते में, उस बिहार के गरीब मजदूरों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है, या गरीब राज्यों के मजदूरों के साथ। और जो केंद्र और राज्य का जो संबंध होता है उस पे भी एक डायरेक्ट हमले जैसा है। इसका मतलब तो केवल ये समृद्ध लोगों की ही सरकार है ना, या योजना भी समृद्ध लोगों की या समृद्ध राज्यों की है। तो एक बड़ी शंका, एक बड़ी शुबा जो है इस योजना को लेकर, वो इससे भी जुड़ती है कि लोगों का अधिकार बचा कहाँ रह गया, और लोगों के अधिकार का क्रियान्वयन हो कैसे पाएगा। आपने 125 दिन कर दिया, डेटा आपके पास होगा, क्योंकि 100 दिन का जब वादा था तब भी तो 50-55 ही औसत दिन होते थे, तो अब भी 50-55 औसत दिन होंगे। एक और खास बात है इसमें कि पीक फार्मिंग सीजन में 60 दिनों की छुट्टी हो सकती है। मतलब 60 दिन ये कह दिया जाएगा कि भैया अभी आपको काम नहीं मिलेगा, 60 दिन आपके ऐसे चले जाते हैं। तो बचा कितना प्रभावी दिन, 65। उन प्रभावी दिनों में कितना काम मिलेगा ये देखा जाए। अब एक तर्क बहुत दिलचस्प आया, और मैं जब बिहार इलेक्शन कवर कर रहा था निवेदिता, तो कई लोगों ने आम बोलचाल में, जब हम आम बातचीत करते हैं तब उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई बिल्कुल मन बढ़ गया है मजदूरों का, मजदूर मिलते नहीं है खेत में काम करने के लिए। क्यों नहीं मिलते मजदूर? क्योंकि तुम चाहते हो 100 रुपए 200 रुपए में चाकरी करें तुम्हारे खेतों के अंदर। अभी उनको मनरेगा के तहत अगर नौकरी मिल रही है, नहीं आ रहे मजदूरी करने, और नहीं आएंगे भाई। तो मनरेगा ने मजदूरों को एक ताकत दिया था, मनरेगा ने मजदूरों को एम्पावर किया था मोल भाव करने का, कि आप हमारी मजदूरी इतनी करिए। अब तो पीक फार्मिंग सीजन के अंदर 60 दिन आप गैप कर सकते कि 60 दिन आपको मनरेगा के तहत काम नहीं मिलेगा, तब तो आपकी मजबूरी है ना, आप वहीं जाइए वहीं काम करिए। वो 100 रुपए में कहता है 100 में करिए, 200 में कहता है 200 में। आप नहीं कहेंगे कि आपको 600 चाहिए, 700 चाहिए, 800 चाहिए, 1000 चाहिए कि 1200 चाहिए। तो आम मजदूर जो हैं उनका जो मोल भाव करने की एक ताकत थी, आपने उसको कम कर दिया है। तो दरअसल गरीबों के ऊपर हमला है,
जो मनरेगा गरीबों को ही अधिकार देने की गारंटी दे रही थी। नहीं, एक और चीज आप देखिए ना, किसी भी विपक्षी पार्टी से ज्यादा तो इस पे मजदूर संगठनों को सामने आना चाहिए, लेकिन इस पे उस तरह से विरोध क्या किसी भी तरह से देखने को नहीं मिला है। अब किसानों के को जब लगा कि हमारे खिलाफ बिल आए हैं, जो 3 कृषि कानून है, उन्होंने उस तरह से प्रदर्शन किया, सरकार को मानना ही पड़ा, पीछे हटना ही पड़ा। तो जो मजदूर संगठन है देश के, वो कहाँ है आखिर? केवल वो क्या वो भी विपक्ष के सहारे बैठेंगे? हमारी आवाज तो ये उठाई देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा महात्मा गांधी का क्योंकि नाम हटाया, उससे कांग्रेस काफी आहत भी है, दिक्कत भी। और सही बात है, सबको होना चाहिए, लेकिन जो मजदूर संगठन है उनको भी तो सामने आना चाहिए ना। भले कोई पार्टी कुछ बोले चाहे ना बोले, उन्हें तो समझना चाहिए। या फिर ये मजदूर संगठन भी पार्टी वाइज ही बटे हुए हैं कि नहीं, ये अपने वाले हैं, इधर से अपने को समर्थन मिलता है? नहीं, मतलब इस अगर हम ऐसा मानते हैं तब तो हम ये मानते हैं कि एक भी मजदूर संगठन किसी दूसरे दल का है ही नहीं। या लेफ्ट की तो पूरी धड़ा हमेशा से मजदूरों के अधिकारों को रही है, तो वो लोग क्यों नहीं उठ रहे हैं? एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि आंदोलन जो है वो हवा में पैदा नहीं होते हैं, हवा में उनका प्रस्फुटन नहीं होता है। जब किसान आंदोलन चल रहे थे तो एक सर्कल में ये डिबेट भी था कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन नहीं है। और किसान पंजाब से बहुतायत में थे, हरियाणा से बहुतायत में थे, जिन्हें कहा जाता अमीर किसान, एसी वाले। तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि किसान भी अमीर हो पा रहे हैं, लेकिन केवल हरियाणा और पंजाब के ही क्यों? तो समृद्ध किसानों का था, इसलिए वो आंदोलन बहुत ज्यादा चल भी पाया, क्योंकि रिसोर्सफुल थे वो लोग। मजदूर कैसे सड़क पर आएगा? मतलब या तो वो सड़क पे आए, सुबह उठते ही वो प्लान करे कि आज भाई सड़क पे जाके हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, या फिर सुबह उठते ही वो इस बात की चिंता में रहे कि आज शाम को हमारे घर अगर चूल्हा जलेगा तो बनेगा क्या, और चूल्हा जलने के लिए जलावन आ पाएगी कि नहीं, या फिर चूल्हा जलने के लिए जो सिलेंडर चाहिए वो सिलेंडर खरीदने का मेरे पास ताकत है या नहीं है। तो मजदूर की चिंता तो अगले पल के खाने को लेकर है ना, तो आंदोलन कहाँ से करेगी? हाँ, ये बात जरूर है कि जो लेफ्ट पार्टीज हैं या फिर कांग्रेस है या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी, सपा ले लें, हम राजद ले लें, इनसे जिस तरीके का एग्रेसिव विरोध होना चाहिए वैसा एग्रेसिव विरोध दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप नए कानून को देखेंगे तो सीधे तौर पे मैंने जो कहा, गरीबों पर हमला दिखता है। और राहुल गांधी जो लगातार संविधान की बात करते हैं, या कांग्रेस संविधान की बात करती है, संविधान बचाओ या संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं। दरअसल आपने ये कानून, पहले कोई कानून आया तो संविधान की किसी भावना को मजबूत करने के लिए आया होगा, जो मैं बता चुका हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 41वां अनुच्छेद कहता है कि भाई आप राज्य को इस तरह के कानून बनाने चाहिए। राज्य ने उस तरह के कानून बनाए तो संविधान को मजबूत किया जा रहा था। अब उसी कानून को अगर कमजोर किया जा रहा है तो दरअसल संविधान को कमजोर किया जा रहा है ना, तो इसको तो उस तरीके से बृहत आकाश में भी देखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर अफसोसजनक है कि पूरा विवाद गांधी जी का नाम रहने या गांधी जी के नाम हटने से शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है। दरअसल मामला जो है वो ज्यादा भयावह है, ज्यादा खतरनाक है, जिसपे ज्यादा आक्रामक विरोध की जरूरत मुझे तो दिखती है। होगी कि नहीं होगी पता नहीं, चर्चा तो हम लोग जरूर कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए अंत की तरफ भी बढ़ेंगे। फिर से ना हमें सुनने को मिला, बहुत ज्यादा बोलते हैं दोनों। एक चीज है कि कहते हैं कि अगर सरकार का खर्चा होता है कहीं पे भी, तो उससे सरकारें दबाव में आती है, प्रश्न में आती है कि फंड भाई फालतू जगहों पे जा रहा है। उन सारी चीजों पे ध्यान देना होता है, जो सरकारी राशियां होती हैं उनको मैनेज करना होता है, ठीक है। ऐसे टाइम पे जब ऑलरेडी सरकार कहती है कि फंड को लेकर के दिक्कतें होती हैं, हम इतने सारे काम कर रहे हैं, उस समय में नाम बदलवा रहे हैं। ये एक नाम बदलवाने में 500 से 1000 करोड़ तक का खर्चा आता है। अब मनरेगा देखिए, जितने करोड़ों मजदूर इससे जुड़े हुए हैं, सबका केवल कार्ड बदलने का खर्चा हम लोग गणित लगा रहे थे तो लगभग 300 करोड़ रुपए आ गए थे। तो इतना पैसा, और ये एक बार तो हो नहीं रहा है, लगातार नाम बदले गए हैं, सड़कों के नाम बदले गए हैं, शहरों के नाम बदले गए हैं। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा फंड है जो अर्थशास्त्रियों को दिख नहीं रहा है, इस वजह से कह रहे नहीं सरकार कोई खर्चा नहीं करना चाहिए, दिक्कत में आ जाएगी सरकार? मगर सरकार तो दिक्कत में नजर नहीं आ रही। तो कोई ऐसा फंड है या फिर कुछ ऐसा इन्होंने क्रैक कर लिया है कि ऐसे ऐसे करके हम अर्थशास्त्र अपना सही कर लेंगे? वो अभी हमने 2-3 स्टोरीज, जो वीडियोस जो हैं वो पब्लिश की है मॉलिटिक्स पे, और बहुत अच्छे रिपोर्ट्स, मेरे हिसाब से स्क्रॉल की वो रिपोर्ट थी या किसी और संस्थान की रिपोर्ट थी, ड्यू क्रेडिट के साथ हमने वो वीडियो बनाई है। ठीक है, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव लगातार बहुत शानदार रिपोर्ट्स कर रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल डोनेशन, पॉलिटिकल डोनेशन बीजेपी को मिलता है, और उसके जब डीप डाउन एनालाइज करते हैं तो वो कंपनियां या वो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल डोनेशन दे रही है जिसको फायदा पहुंचाया जा रहा है किसी तरीके से। ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स और रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने भी वीडियो बनाई हुई है। तो भाई फंड तो आपका जा रहा है, शायद ये फंड स्पेंड करके आपके पार्टी का फंड मजबूत हो जाए, क्योंकि जैसे ही गरीबों की हकमारी होगी वैसे ही किसी ना किसी को फायदा भी होगा।
तो वो फायदा किसको पहुंचेगा? क्रोनी कैपिटलिज्म का ये दौर है, तो किसी ना किसी तरीके से क्या क्रोनी कैपिटलिज्म को ही मजबूत करने और कैपिटलिस्ट की जेब भरने का आप काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टी में चुनावी चंदा आ जाए और आपका फंड मजबूत हो जाए। आपका का मतलब मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, सरकार के फंड की जहां तक बात है निवेदिता, तो कई रिपोर्ट्स आपने भी की हैं मॉलिटिक्स के ऊपर ही कि किस तरीके से जो सरकारें हैं वो सोशल मीडिया पे अनावश्यक खर्च करती हैं। सरकारों का जो मीडिया पे स्पेंड है वो भयंकर है, और मीडिया पे भयंकर स्पेंड करने के बाद ही मीडिया क्या बोलेगी ये भी ये लोग तय कर पाते हैं। तो इनको पता है सबसे कहाँ पे खर्चा हमको टीवी पे खर्चा होता है। करना है, कहाँ से हमको जो है एफिशिएंट फायदा मिल पाएगा। मतलब हमने तो बातचीत में ये बातचीत भी सुनी है, कही है, और जो बिल्कुल तथ्यपरक बातचीत है कि चुनावी चंदा तो नहीं, फंड आप किसी को देते हैं और आपके खिलाफ रिपोर्ट जो है वो रुक जाती है। फंड देने में आपकी देरी होती है और आपके खिलाफ 2-4 रिपोर्ट पब्लिश होती है, फिर आप फंड फेंक के मारते हैं, फिर रिपोर्ट आपकी डाउन हो जाती है। तो सरकार को पता है कहाँ क्या खर्चा करने से कहाँ कैसा हमको फायदा मिल जाएगा। और जो हमारे ऊपर कर्ज बढ़ रहा है वो ऐसे ही थोड़ी बढ़ रहा है। आप फंड इस तरह की चीजों में लगाते जाएं, पार्टी एक अमीर होती जाएगी, सरकार गरीब होते जाएंगे, और सरकार के गरीब होने का मतलब लोग गरीब होते जाएंगे। तो ये तो पूरा नेक्सस साइकिल है। क्या लगता है गांधी जी नोटों पर से कब हटेंगे? थक गए होंगे गांधी जी। नहीं ये सवाल उठने लगा है भाई। सवाल तो खैर अब हम क्या ही कहें कि इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा। मुझे तो अरविंद केजरीवाल भी याद आते हैं, जो बड़े शोर शराबे के साथ राजनीति में आए, और बड़ा सकारात्मक शोर शराबा उस वक्त वो लग रहा था अन्ना अगेंस्ट करप्शन, कि भाई भ्रष्टाचार की कमर टूट जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब भयंकर मेजॉरिटी के साथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति की बात करते हैं नोट्स के ऊपर। वो बहुत बड़े हनुमान भक्त भी हैं सर, वो हनुमान मंदिर जाते हैं हर बार इलेक्शन से पहले। दरअसल तानाशाही चरित्र के हर व्यक्ति को दिक्कत हमेशा आइडिया ऑफ गांधी से होगा। गांधी कभी अधिनायकवादी नहीं रहे, गांधी कभी सांप्रदायिक नहीं रहे, गांधी कभी विभाजक नहीं रहे किसी भी स्तर पर। और जब भी और इवोल्यूशन गांधी का लगातार होता रहा है, तो गांधी से तो सबको दिक्कत है ही, लेकिन गांधी इतनी बड़ी दिक्कत है ना, इतनी आसानी से किसी के काबू में आने वाले हैं नहीं। तो देखते हैं गांधी को या गांधी के नाम को या गांधी के चेहरे को या गांधी के चित्र को कब ये काबू कर पाते हैं। अच्छा, शेक्सपियर आज होता तो वो अपनी बात बहुत इज्जत सम्मान के साथ वापस लेता है, ले लेता कि नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन द नेम। बहुत कुछ है भाई। अभी प्रदूषण चिल्ला रहे हैं, कल को प्रदूषण का नाम राष्ट्रीय आम आदमी मारो योजना हो जाए, राम जी योजना, तो फिर आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये इन्होंने दरअसल क्या किया है, अप्लाई कर दिया भारतीय जनता पार्टी पीएम ऑफिस के लिए कि देखिए अब्रिविएशन हम भी अच्छा निकाले बढ़िया निकाले। हाँ, तो नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम की वजह से लोग देशद्रोही बन जा रहे हैं। नाम में आप विरोध करोगे, आप धर्म के विरोधी हो जाओगे। लेकिन नाम के पीछे जिस तरह से मजदूरों का हक छीनने की कोशिश हुई, और कोशिश क्या हुई अब तो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, और इसमें जरूरत है कि मजदूरों के साथ जो बाकी संगठन भी, किसान संगठन भी हैं, विपक्षी नेता हैं, उनको सामने आना चाहिए। हर एक नागरिक जिसको लगता है कि ये गलत हो रहा है उसको उस पर बात करनी चाहिए। हम लोग तो बातचीत इस पर करते ही रहेंगे। तो ये बातचीत करनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि बहुत लोगों ने लिख रखा था कि अरे 125 दिन कर दिया है, झूठ बोलने का बदलाव नहीं है, बदलाव तो बढ़िया हुआ है। तो वो 125 दिन के पीछे का क्या खेल है वो तो आपने समझ ही लिया होगा। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बता दीजिए, हम लोग अच्छे तरीके से बातचीत करेंगे। हाँ, ट्रोल्स को हम कोशिश करते हैं कि दूर ही रहे, लेकिन ट्रोल्स को कौन रोक पाया है। इस बार ट्रोल्स भी बिल्कुल सादर आमंत्रित है, आइए पूछिए। हाँ, बस वो 8 सेकंड क्लिप नहीं काटना है किसी का भी कि निवेदिता ने नाम दे दिया राम जी का पोल्यूशन का, इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग सारी चीजें क्लैरिफाई करते हैं सब क्लैरिफाई करके रखेंगे, सब कुछ कैमरे पे रहेगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो कमेंट करके और बता दीजिए कि नहीं अच्छा करते हो तुम लोग, हम लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।